जिस दिन इसकी सरकार चलाई जाएगी वो अपाहिज हो जाएंगे, भीख मांगने के लायक हो जाएंगे। लाखों टन जो अनाज सड़ जाया करता है वो अनाज अब भारत की जनता के हाथ में जा रहा है। और मैं इनके घर में बर्तन होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। मैं अपने बड़े भाई को एक राय देना चाहता हूँ, जो बर्तन ज़्यादा उनको बेच लें, वो पैसा अपने माँ बाप को दे दें, बताएं कि मेरी कमाई के हैं। जो ना सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अगर हम उसको स्किल्ड कर ले जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट उसको स्किल्ड कर ले जाएगी, तो शायद ये अनाज देने की आवश्यकता न पड़े। क्या शासन सत्ता यदि चाहे तो क्राइम रेट को कम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। शासन सत्ता बिल्कुल वो बैठी हुई है, लॉ ऑर्डर उसके हाथ में है, पुलिस उसके हाथ में है, पब्लिक उसका कमांड को मानेगी, बिल्कुल कर सकती है। मगर वो चाहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ऐसा तो नहीं वो इसके चाहने पे उसके अपनी राजनीतिक आगे का भविष्य या उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल इस सरकार किसी की भी हो, अगर वो चाहे 100% वो, मैं इस पर सहमत हूँ कि वो क्राइम रेट कम कर सकती है। करना चाहिए था बीजेपी को। ब्रजभूषण सिंह की बात आई तो जांच करना चाहिए था, कुछ समय के लिए पद ले लेना चाहिए था और निष्पक्ष जांच कर जानी चाहिए। इतने साधारण स्तर से भी नहीं करना चाहिए। अगर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं तो इसका मतलब मजबूती दोनों में कहीं ना कहीं है। हम किसी एक पक्ष को कमजोर नहीं कह सकते। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया, जो रोड पे हैं, जो सड़क पे हैं, जो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, जो बार बार इस बात को कह रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो केजरीवाल हो या अन्य लोग हों। क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं, विपक्ष राजनीति के चक्कर में लगा हुआ है और बात कुछ और? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार अपना काम कर रही है और जो भी व्यक्ति इस तरह के आंदोलन करता है, निसंदेह कोई ना कोई बात निश्चित ही रही होगी। उसका सम्मान करते हुए सरकार अपने स्तर पर जितना भी करा जा सकता है वो कर रही है। और अब आपने पहले तो मोदी जी की दृढ़ता को देखा ही है। मोदी जी जितना दृढ़ शायद ही इतिहास में और कोई अब प्रधानमंत्री भारत को अभी तक मिला हो। अगर दृढ़ता ना होती तो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते थे। और दृढ़ता के साथ ही साथ स्वीकार्यता भी बहुत भर कर भरी हुई है मोदी जी में। और स्वीकार्यता के भरे होने का कारण ही था कि जो किसान का बिल था वो वापस लिया सरकार ने। इसलिए वापस लिया कि सरकार देना और लेना दोनों ही जानती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और समय देना चाहिए। समय के साथ जिस प्रकार जांच का परिणाम आएगा उस हिसाब से कार्य किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार अपने स्तर से उचित कार्यवाही कर रही है। और चूंकि वहाँ स्थानीय सरकार विपक्ष की है तो बिल्कुल ही सरकार फूंक कर कदम रख रही होगी, जैसा कि मेरा मानना है। और चूंकि वो केंद्र का विषय है और हम लोग बहुत दूर यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार अपनी सही दिशा में कार्य कर रही है। जनता को सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। और चूँकि मीडिया, आजकल का जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल प्रकाश की गति से चलता है, इसलिए सब चीज़ें हमारी ओर आती हैं। बस हमें स्वयं ये तय करना होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल भ्रमित करने वाली हैं। इसलिए सरकार इस विषय पर अपना कार्य कर रही है, हमें धैर्य रखना चाहिए बस। यहाँ पे बीजेपी किस एंगल से गलत है? इससे पहले मैं एक प्रश्न जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कितने दृढ़ हैं। बिल्कुल सहमत है। प्रधानमंत्री इतने दृढ़ हैं कि उन्होंने आज तक देश को अपनी डिग्री नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री इतने दृढ़ हैं कि जब उनकी माता जी की मृत्यु होती है तो अपनी वाइफ जसोदाबेन जी को 3 घंटे के लिए गुजरात पुलिस के माध्यम से कमरे में बिठा देते हैं कि नहीं, तुमको बाहर नहीं निकलना है। प्रधानमंत्री जी इतने दृढ़ हैं कि समय समय पर टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो जाता है तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। अब यहाँ पे बीजेपी गलत है या सही है, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, दिल्ली ज़रूर अरविंद केजरीवाल जी की है, उनकी पार्टी की है, मगर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरी चीज़, मैं बार बार इस चीज़ को कहना चाहूँगा, ये कोई पहली बार पूरे देश में आज़ादी के बाद नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति या महिला सरकार के खिलाफ बैठी हो। मगर ये आरोप जो लग रहे हैं एक केंद्रीय सांसद के खिलाफ, वो सांसद जो सरकार में है, ये शायद आज़ादी के बाद पहली बार ये हो रहा है। एक बड़ा नाम, 4 बार के सांसद, उनका बेटा विधायक, वर्तमान में कुश्ती संघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बावजूद एक लड़की अगर प्रश्न चिन्ह लगा रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं ज़रूर सोचना चाहिए। FIR हुई,
पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया। उसके बाद ऐसे कौन से कारण कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उसमें जांच नहीं हो पा रही है, वो जगह जगह पर मंच से पे माला पहन रहे हैं। ऐसी कौन सी सरकार की मजबूरी है जो उसको ऐसे आम आदमी की तरह, भाई अगर देश का कानून है तो सबके लिए बराबर है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी कि अगर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ये लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। और अगर ये लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि इनके पास मेरे खिलाफ सबूत है तो ये कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई लड़की कोई महिला अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और रही बात सबूत की बात, कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, एक डेट। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? सवाल उठाने वाले कौन है? कई लोग हैं। एक मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, सवाल उठाने को कौन सा वर्ग है? या तो वो बीजेपी का है जी, या या तो बीजेपी समर्थित है। अगर ऐसा नहीं है तो कैंडल गैंग कहाँ चला गया? 2014-15 में दिल्ली में सड़कों पर घूमता था। हम लोग महमूदाबाद में हैं या हम लखनऊ में हैं। अभी आपको शायद मीडिया से आपको पता होगा, यूपी भवन में घटना घटी है। यूपी भवन में उसका अपराधी आज ही गिरफ्तार हुआ है, उज्जैन से गिरफ्तार, हमारे पड़ोसी जनपद है। ठीक, इस मौके भाई सबके लिए कानून है, सबके लिए बराबर कानून है। तो कौन वर्ग है जो बीजेपी का इसके पहलवानों के साथ है, वो पहलवानों के अगेंस्ट है? भाई पूरा देश यही तो जानना चाह रहा है। वो अपनी मांगे कह रहे हैं कि भाई तुम गलत हो, तुमको गिरफ्तार करें। पुलिस के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता पक्ष का सांसद है, या सिर्फ इसलिए कि वो उस पर किसी विशेष वर्ग का हाथ रखा हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? पक्ष और विपक्ष की ये जो द्वंद्व है, अब भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप व्यक्तिगत कटाक्षेप कर देते हैं तो फिर भाई वो समय याद कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि जब, अब चूंकि विषय महिलाओं को लेकर है तो इसको थोड़ा सा अलग रखते हुए, क्योंकि उस समय वो महिला ही थी, कि जब ऐसा लग रहा था कि सरकार जाने वाली है, सारे अधिकार खोने वाले हैं और चारों ओर देश में क्रांति फैल गई है, बहुत सारे लोग रोडों पर आ गए हैं, विद्रोह हो जाएगा, तो रातों रात आपने इमरजेंसी लगा दी। इससे बड़ा और कोई घृणित कार्य हो सकता है क्या? लाखों लाख लोगों को जेल में डाल देना, ये भारत में क्या पूरे विश्व में किया जाने वाला सबसे घृणित कार्य है। और इसको करने वाले लोग अगर व्यक्तिगत कटाक्षेप करेंगे तो वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी लगाकर आप अपनी सत्ता को बचाते हैं और फिर भी 1 साल के अंदर आप ध्वस्त हो जाते हैं। वो ऐसे रक्त जिनकी धमनियों में बह रहा हो, वे इस प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए उनको। और रही बात प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जो भी उनके कार्य हैं, उससे देश नहीं चलता। देश चलता है प्रधानमंत्री के विज़न से, प्रधानमंत्री के निर्णय से, और उन विज़न और निर्णय को उन्होंने समय समय पर दिखाया है। विपक्ष को शायद नहीं दिखता, लेकिन पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया ने देखा कि एक देश के प्रधानमंत्री ने कैसे उनके चरण छुए, और पूरी दुनिया देखती है कि पूरे जो विश्व विजेता है और जो विश्व में सबसे अग्रणी नेता माने जाते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के साथ आगे आगे चलते हैं। और यदि प्रधानमंत्री पीछे रह जाएं तो वो रुक जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री को आगे लेकर आते हैं, फिर आगे चलना शुरू करते हैं। तो ये अब भारत की जनता जान चुकी है कि अब विपक्ष से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली है। पूरा विश्व बता रहा है और पूरा विश्व इस बात को मानता है, और भारतीय जनता तो मानती ही है। और चूँकि आपने हिंदू युवा वाहिनी शब्द का भी इस्तेमाल किया था, तो हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू होने के नाते भी एक गर्व की अनुभूति होती है कि एक ऐसी परंपरा, ऐसी परिपाटी का पालन करने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। और जब भारत की सर्वोच्च जो सत्ता है, जहां से केंद्रित और नियंत्रित होती है, ऐसे संसद भवन का जब उद्घाटन होता है और वहां पर मंत्रोच्चारण के साथ उसका शुभारंभ किया जाता है, और उस पर भी विपक्ष को मिर्ची लगेगी, और क्यों न लगेगी, कि ठीक है आपके मंत्र अलग रहे होंगे पर हमारे यही मंत्र हैं, क्योंकि हम भारत हिंदुस्तान में रहते हैं। इंडिया इसके 3 नाम हैं, और हिंदुस्तान नाम आप लोगों ने पीछे कर दिया था, जिसको हम लोगों ने आगे किया है। और हमारी विरासत है ये, हमारी संस्कृति है ये, और इस विरासत और संस्कृति को समय समय पर प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। और जो भी लोग इनको करते हैं उनके लिए सादर नमन है, और ऐसा निसंदेह होना ही चाहिए। हर भारतीय को गर्व होता है जब वो इस तरह के दृश्य देखता है।
तो निसंदेह ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। अब समय है समाज उठे, जागृत हो, परिवार जागृत हो और वह अपनी सही दिशा को पकड़ते हुए इस पूरे नारे को चरितार्थ करे। इसी के भावना के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार रास्ता दिखाती है, उस पर चलने का साहस जनता को स्वयं करना है और परिवार के बड़ों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने परिवार को किस प्रकार से शेप देते हैं, किस प्रकार से गढ़ते हैं और उन्हीं गढ़े हुए परिवारों से निकले हुए बच्चे देश और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। एक आरोप इमरजेंसी का, जी क्या कहना चाहेंगे? एजेंसी की जो इन्होंने बात छिड़ी, उसके बाद सरकार गिरी, सब जानते हैं। और 12 या 14 महीने बाद सरकार फिर बहुत पूरे ताकत के साथ, पूरी सफलता के साथ वापस आई और 29 साल तक देश पे उसने शासन किया। मैं बताऊं आपको, जितने भी न्यूज़पेपर एजेंसीज थे उनके लाइट काट दिए गए जो विपक्ष में लिख रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके, अमित शाह से लगा करके, पत्रकार रजत शर्मा से लगा करके, लालू यादव और नीतीश यादव का हमने सुना है ऐसा कि राजनीतिक शुरुआत जो है जेल के अंदर से हुई है। तो सारे विपक्ष को एक तरफ से जेल में बंद कर देना, जो विरोध कर रहा है उसको एक तरीके से जेल में बंद कर देना, हजारों हजार नहीं लाखों लोगों की जबरन नसबंदी करा देना, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का संविधान है? देखिए, आपने जो कहा कि लालू प्रसाद जी, नीतीश जी या इनको, वर्तमान में आपने हमारे राष्ट्रीय नेता की जो संसद में आपसे सवाल पूछता था, आपने सदस्यता रद्द कर दी। किस कानून के तहत कर दी? कौन सा? हेट स्पीच। हाँ, हेट स्पीच ये कि एक उन्होंने व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ लिया, इस हेट स्पीच की बात कर रहे हैं आप? इससे पहले भी पूछते थे लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ देश के अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा शासन है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बातों को लेकर के आपके पास आया हूँ, लोगों की। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। अभी आप एक उत्तर प्रदेश में नेता है आजम खां जी, वो हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता जा चुकी है और अदालत ने उनको हेट स्पीच से बाइज्जत बरी कर चुका है। देखिए, एक विषय एक बार मुझे भी आप अवसर दें यहाँ बीच में, क्यों ये हेट स्पीच का मामला नहीं है, इसको गलत दिशा मत दे। ये पूरा विपक्ष यही करने की कोशिश करता है कि बात कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है, अंदर कुछ और होता है, लिफाफा कोई और होता है। जिस भी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा यदि न्यायालय सुनाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसा कानून आपके ही द्वारा बनाया गया है मान्यवर, और इसी कारण से ये सदस्यताएं जा रही हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप ये कानून ये भारत के संविधान ने बनाया है, बिल्कुल। क्या अगर वो हेट स्पीच के मामले में बरी हो जाएंगे, जो समय लोकसभा का है, क्या उनको वापस कोई है ऐसी ताकत जो दिला दे? खैर, ये मुद्दे से हटने की बात है। अब इमरजेंसी की बात है या उसकी बात है वो कह रहे हैं। देखिए, सरकार में जो होता है फैसला लेने का सुरक्षित और पूरी ताकत के साथ वो फैसला लेता है। अगर इमरजेंसी हुई थी, उसके बावजूद बाद भी देश में बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी देश के हित में हुई थी। कंप्यूटर आया, यानी कि आप भी मान रहे हैं कि इमरजेंसी देश के इमरजेंसी अगर नहीं होती, ठीक, ये तो आप दोनों लोगों से निवेदन है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी अगर नहीं होती तब देश में कत्लेआम शायद ज़्यादा होता। अच्छा, इमरजेंसी किस कारण से हुई? मैं ये अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी किस कारण से हुई थी? कारण था कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात थे, क्या स्थितियाँ थी भाई? लगभग 21-22 राज्यों में, ठीक, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में भी थी, उसके बावजूद ऐसे हालात क्या हो गए? जब उनकी रिपोर्ट कुछ कही होगी, ठीक, कि देश में क्या हालात। उस समय एक आंदोलन बहुत शोरों पे था, जेपी नाम की एक गूंज दौड़ रही थी और एक बहुत ही बड़े स्तर का आंदोलन होने वाला था। उसी के चलते लोगों का आरोप है कि इमरजेंसी लगा दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए। देखिए, ये उस समय की बात है जब हम नहीं रहे होंगे, मगर इतिहास पढ़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और तब कांग्रेस की सरकार थी तो मतलब लिटरेचर भी नहीं। उसके बाद भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। उसके बाद भी जैसे आपने कहा कि क्रांति थी जयप्रकाश जी की और सब कुछ है, आपसे सिर्फ एक सवाल है कि उसके बाद भी तो देश ने तरक्की की, उसके बाद भी तो देश में IIT बने, उसके बाद भी तो देश में IIM बने। ऐसा क्या हो गया कि इमरजेंसी लगने वाला? ऐसा तो है नहीं कि देश बिल्कुल गर्त में चला गया, उसको करेंसी बदलनी पड़ी, या 2000 का नोट या 1500 का नोट जो उसमें चलते थे बदलना पड़ा, ये देश की जनता को मुद्दे से अलग करना पड़ा। ऐसी कुछ स्थितियाँ तो नहीं हुई। 12 महीने आप सरकार में नहीं रहे, उसके बाद आप दुगनी ताकत से सरकार में आए। अगर पब्लिक आपको नहीं पसंद कर रही थी, वापस कैसे आ गए आप? बस यही बात तो है ना, यही तो बात है ना कि उन्होंने भाई अपनी पत्नी को नहीं बुलाया,
एक बात हो गई ना, उन्होंने नहीं बुलाया, बात खत्म हो गई। आप के पास कोई अन्य विषय कहने के लिए है नहीं, विपक्ष के पास कुछ अन्य विषय है नहीं, तो वो जो सत्ता की जो मेन चीजें होती हैं उन्हीं को घुमा फिरा के इन्हें कहना होता है। हम 2023 में हैं, हम 2023 में हैं, हम 1975 की बात क्यों करें? हम 2023 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमको 2023 में देखना। लेकिन 2023 में कांग्रेस तो नहीं है साहब। कि कांग्रेस कब थी, कब ने आज़ादी, देखिए एक चीज़ और बता दें, हमारी कांग्रेस किसी मंदिर को बचाने के लिए या किसी मस्जिद को गिराने के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस के राजीव गांधी ने ही ताला तोड़ा था। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, ये पूरे देश में अगर आ जाए ना तो बीजेपी खत्म हो जाए। बीजेपी के पास सिर्फ राम, अयोध्या, 2024 बड़ी बड़ी बातें, इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिसने आपका, हमारा, किसी आम आदमी का भला किया हो? बहुत सही नोट, इसी नोट पर आप समाप्त भी करिएगा। कांग्रेस को ये गुमान है कि बीजेपी केवल राम और मंदिर के मुद्दे पर ही टिकी हुई है, तो भाई साहब राम और मंदिर दोनों ही बन चुके हैं। अब कांग्रेस दिखा दे कि अब क्यों वापसी हुई। जिस शुरुआत, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, हम ही हिंदू हैं, हम सनातन धर्म से हैं, हमारी भी आस्था श्री राम जी से जुड़ी हुई है। अगर 1986 में से उन्होंने, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, तो क्या जरूरत थी रथवत लेके निकलने की, देश में बेरोजगार लड़कों की भीड़ बढ़ाने की? तो कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए था ना, कि हमारे नेत्रचीर नेता ने ताला तोड़ा। सुनिए, हमारे नेत्रचीर ने ताला तोड़ा है, हमारे नेत्रचीर ने ताला तोड़ा है। और अगर बीजेपी सरकार है सत्ता में, अगर ऐसा कुछ कर रही है तो मैं समर्थन करना चाहिए। विरोध क्यों किया? कांग्रेस नहीं करती तो ताला क्यों तोड़ती? और जिस धरती पे खड़े हैं वही धरती के विधायक, उसमें PWD मिनिस्टर थे माननीय डॉक्टर अम्बाजी साहब। आप देख लीजिए, नेम प्लेट शायद अभी भी लगी हो पत्थर में, जो पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग है, उसका शिलान्यास डॉक्टर कांग्रेस के मंत्री और मुस्लिम मंत्री द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये देखिए, ये मुद्दे को भटकाने वाला काम है। रही बात कांग्रेस कभी किसी धर्म के विरोधी नहीं रही। ये कहने कि विपक्ष कहे कि वो हिंदू मुस्लिम करती, कैसे कर दिया उसने? कोई आप हमारा मुस्लिम लीडर बता दीजिए जो यूपी से लेकर केंद्र में कहीं भी हो, मुसलमान लीडर एक आप बता दीजिए। आपने सबका साथ सबका विकास किया, आप हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हो, आप 331 सभासदों को आपने मुसलमानों को टिकट दिया, जब आप इसको किसको गुमराह कर रहे हैं? नहीं खलन, समस्या ये है कि वो हिंदुत्व फैक्टर पे चुनाव लड़ रही है। समस्या ये है कि उन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को भी मौका हिंदुत्व के नाम पे, भाजपा हिंदुत्व के नाम पे नाटक करती है, 100% नाटक। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात बोली है, क्या जवाब देंगे इसका? खुद स्वयं ही जवाब दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप वो भाजपा जो है वो हिंदू लोगों को भी टिकट दे रही है और मुस्लिम को भी टिकट दे रही है। मैं यही बात तो कहता हूँ ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है। किस मुद्दे की बात? चाहे वो शीर्ष ले लीजिए, शीर्ष मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में जिन्होंने पदक दिलाया, जो विदेश में भारत का झंडा ऊंचा किया, आज वो जंतर मंतर के सामने बैठे हैं, उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप हिंदू युवा सम्राट कमलेश तिवारी के धरती पे आज तक उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिली, इस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जिस हिंदू धर्म में किसी मिट्टी हो जाती, 13 दिन तक घर से नहीं निकलना होता है, उसकी बूढ़ी महिला को, उसके बच्चे को आप उसके संगीनों के साय में आप मुख्यमंत्री आवास बुलवाते हैं, इस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व की सरकार है तो ठीक है, हम हिंदू हैं, हमको सिलेंडर 550 में दे दीजिए, हमको पेट्रोल 50 रुपये में दे दीजिए, तब तो माने कि हिंदुत्ववादी सरकार है। हमारी OBC की स्कॉलरशिप आप दिला दीजिए, ठीक, प्राइवेट स्कूलों का उसकी फीस कम करवा दीजिए। कक्षा 1 के बच्चों की फीस 2900 रुपये है, उसके कोर्स की किताबें आप कम करवा दीजिए। ठीक है, हम हिंदू, हमको 1500 में मिलेगी, ये इन्होंने वोट हमको नहीं दिया, इनको 3000 में मिलेगी। तब तो आप कहिए, आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्या ये संभव है? संभव बिल्कुल नहीं है। तो आप मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण से क्यों आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने एक विशेष तबके को फ्री का राशन दे दिया, ठीक, आप देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ लेबर मंडी चले जाइए, कोई लेबर 350-400 से नीचे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? उनको काम क्यों करना? हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, हमको काम करना है। उनको इसलिए परिवार, उनको 5 किलो गल्ला सब कुछ मिल रहा है फ्री का, क्यों करेंगे वो? ठीक, हमारे कहने बहुत अच्छी बात है। केवल इसी कारण से मोदी जी का राज है और आगे आने वाले कम से कम 20-30 सालों तक मोदी जी का राज रहेगा, क्योंकि जितना हम प्रचार करते हैं बीजेपी का, उससे कहीं अधिक प्रचार हमारे भाई साहब भी करते हैं। क्योंकि उनका सीधे सीधे उनका कहना है, सीधे सीधे कहना है कि भारत का सबसे जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर है, डेली मजदूरी करता है, उसको भी इतना भरपेट अनाज बीजेपी सरकार दे रही है, उसका इतना अनाज दे रही है कि वह व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है। तो क्यों इसे राम राज्य नहीं कहा जा सकता?
क्यों इसे रामराज नहीं कहा जा सकता? यदि हर व्यक्ति को, और ये पक्ष नहीं कह रहा, ये विपक्ष आके कहता है कि जब आप इतना अनाज दे दोगे कि कोई काम नहीं करेगा तो यही रामराज है और कुछ नहीं है। दूसरी बात जो ये अनाज की बात है, आप देखिए कि आज से करीब 10-20 साल पहले, 10 साल पहले लाखों टन अनाज सड़ जाया करता था गोदामों में, बारिशों में खराब हो जाया करता था। और क्या तब की सरकारों के पास आंखें नहीं थी कि ये अनाज क्यों बर्बाद हो जाता है, क्यों इसका प्रयोग नहीं किया जाता? केवल और केवल एक नरेंद्र मोदी ने आया और उसने ऐसा देखा कि हाँ, ये जो अनाज लाखों टन बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, क्यों ना इसे भारत की जनता में बांट दिया जाए? क्योंकि तब की सरकारें भी उस अनाज को खरीद कर ही गोदामों में भरती थी और अब की सरकार भी उस अनाज को खरीद कर गोदामों मैं में आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। आप कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे थे ये जो बांट रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? जो गरीब आदमी है वो पड़े पड़े खा रहा है, और जिस दिन इसकी सरकार चलाई जाएगी वो अपाहिज हो जाएंगे, भीख मांगने के लायक हो जाएंगे जिस दिन सरकार चली जाएगी। हाँ। अच्छा, इससे पहले जो अन्य सरकारें थी, क्या वो गल्ला देती थी? हाँ, देती थी। तो तब वो आदत नहीं डाल रही थी? नहीं, वो इतना नहीं देती जितना ये दे रहे हैं जी। वो देती थी देख के कि ये गरीब है, वास्तव में गरीब है, उसको दिया जाता था, ये नहीं सार्वजनिक को दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, और जैसे बड़े भाई ने कहा कि सरकार बीजेपी नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं, हम ना, मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नीतियाँ हैं इनकी, उनकी विरोध। गल्ला तो कांग्रेस भी देती थी। फिर बार कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक कह रही है। गल्ला तो कांग्रेस भी देती थी, तो वो भी मतलब मुफ्त में दे रही है। देखिए, गल्ला कांग्रेस जो देती थी, ठीक, उस गल्ले में कोई अंतर नहीं है। वो भी तब भी प्रधानमंत्री की योजना थी, आज भी प्रधानमंत्री की योजना है। हाँ। मगर जो पैमाना तय हुआ है, हाँ। जो नीतियां तय हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मध्यम वर्गीय परिवार को वो पीछे पीछे लिए जा रही हैं। ये अच्छा, एक बात आप पूछिएगा जनता से भी और हमारे महोदय से भी कि क्या जो गल्ला बांटा जा रहा है वो जाति धर्म देखकर बांटा जा रहा है या सभी को दिया जा रहा है? गल्ला जो बांटा जा रहा है जाति धर्म देख के बांटा जा रहा है कि ऐसे बांटा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल व्यू में ले जाया जा रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ जो भुखमरी गरीबी है वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो वो कोई भी गवर्नमेंट आए, तो योगी सरकार इसमें ठीक काम कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे उसके जो हैं सोपान वो गलत हैं, क्योंकि उनका जो एकदम व्यू है वो पॉलिटिकल है। देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है भुखमरी और गरीबी से लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल व्यू है, उसको आपको समझना होगा। और जो भाई साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, तो वो रंगराजन समिति ने भी कहा है 4+-2 आप पढ़ लीजिएगा। 4+-2 अगर नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं बर्बाद हो जाएंगी। इकोनॉमी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6 तक नहीं हो रहा है, अगर कोई वस्तु आज 100 रुपये की है तो अगले साल वो 102 से लेके 106 रुपये की हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उसमें ग्रोथ नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित उसका एक आयाम होना चाहिए, एवरेज गति होनी चाहिए। जी, एवरेज गति। अनाज का जो वितरण है वो एक अन्य विषय है, अनाज का जो वितरण है वो एक अन्य विषय है, और उसका जो जन्म हुआ वो बेसिकली कोरोना काल में देखा गया कि वो बहुत महत्वपूर्ण था और उसने बहुत सारे परिवारों को जीवन भी दिया। और योगी जी ने और मोदी जी ने बाद में ये अभी मोदी जी ने तय किया कि हाँ, ये जो योजना है ये और आगे चलेगी। इसका जो मुख्य पहलू जो मैंने आपको बताया, जो सबसे सशक्त है, जो बात डिबेट की शुरुआत में हुई थी कि हर योजना का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है, हमें क्या देखना है ये हम पे निर्भर करता है। सकारात्मकता इसकी ये है कि भारत की जनता को मुफ्त अनाज दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इससे पहले भारत में लाखों टन जो अनाज सड़ जाया करता है, वो अनाज अब भारत की जनता के हाथ में जा रहा है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, आप इस बात को भी समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि भारत का जो नागरिक उस अनाज को ले जाता है वो उसमें से आधे से ज़्यादा अनाज पुनः मार्केट में आके बेच देता है, और उस मार्केट में बेचे हुए अनाज से जो वो धन की प्राप्ति करता है, उस धन से वह अपनी अन्य जीविका को चलाता है। तो चूंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ, कॉमर्स का रिसर्चर रहा हूँ और मेरा शोध भी कॉमर्स में है,
तो इसलिए ये अगर एक आप बहुत गहराई में जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है वो इकोनॉमी जनरेशन की है। ये जो प्रोसेस है वो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इससे इकोनॉमी को बल मिलता है, क्योंकि वो पैसा उसके हाथ में आता है जिससे वो अन्य वस्तुएं खरीदता है और अन्य वस्तुएं बिकती हैं जिससे इंडस्ट्री चलती है। और इसका जो सबसे मुख्य पहलू है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए पक्ष विपक्ष से आगे उठते हुए, पक्ष विपक्ष को ना देखते हुए, कि जो अनाज सड़ जाया करता था उसका 99% अब नहीं सड़ता है और वो जनता अपने आप उसका इस्तेमाल करना सीख गई, चाहे वो बना कर खाए चाहे वह बेच कर खाए, दोनों ही राष्ट्र के हित में। अच्छा, बिल्कुल मैं इनकी अंतिम बात क्या रखें? बिल्कुल बात इनकी सहमत हैं हम। इनके घर में बर्तन होंगे ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। मैं अपने बड़े भाई को एक राय देना चाहता हूँ, जो बर्तन ज़्यादा उनको बेच लें, वो पैसा अपने माँ बाप को दे दें, बताएं कि मेरी कमाई के हैं। जो ना सुनिए मेरी बात, ना मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज़ भुखमरी ना, ये किसने कह दिया कि वो अनाज बेच के वो अनाज ही खरीदते हैं उसके कम। 100% आप भी मीडिया से लोगों के बीच में रहते हैं। गरीब आदमी उस अनाज को बेच कर 70% पहले दारू पीता है, वो उसकी समस्या है। फिर वही बात है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वह व्यक्ति, उसका परिवार, उसका जिम्मेदार है। ठीक है, सरकार अगर उसको लगता है, नहीं, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो सरकार अगर फ्री में दे सकती है तो सरकार दारू महंगी कर दे, होंगे जो सरकार दारू महंगी कर दे। क्या करें उस बेटी के? बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो अनाज को बेचकर अपनी बेटी के लिए दवा लाए होंगे। हाँ, अगर सरकार कह रही है हम दवाई भी फ्री में देते हैं, शिक्षा भी फ्री में देते हैं, कुछ और खरीद लीजिए, आप माने पर दवा मत लीजिए, कोई और अन्य परिवार की चीज खरीद लीजिए। दूसरी चीज, अगर सरकार, ठीक है हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है कहना, मगर बहुत चीजें नीतियां ऐसे सरकार को, चाहे हमारी हो चाहे आपकी, बदलनी चाहिए। कि राशन अगर दे रही है तो उसको दारू महंगी कर देनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी महंगी कर दे जो आम आदमी पर फर्क ना पड़े। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे बड़े भाई हमारे सरकारी अध्यापक हैं, इनको वो चीजें नहीं महंगी लग रही हैं, मगर इसी उम्र का अगर कोई लड़का बेरोजगार है, ठीक, उससे पूछिए, उसकी स्थितियां मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ और हैं। क्या कहेंगे? अब उन्होंने कही दिया है, तो चूंकि मैं जहाँ पर मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ में रहता हूँ, तो जब वो मेरे पास आते हैं और बताते हैं तो वाकई में आंखें नम हो जाती हैं। उन बातों को आप साझा करते हैं। हाँ, यदि वो अनाज उनके घर में ना होता तो उनके बच्चे की आज दवाई ना आई होती। तो एक जीविका का साधन भी है जिससे इकोनॉमी भी चलती है। ठीक है, माइनस पॉइंट सर निश्चित ही होंगे कि अगर अनाज ज़्यादा मिल जाएगा तो आप काहिल हो जाएंगे, कायर हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे। वो नकारात्मक पहलू है, उस पर ध्यान न देते हुए सकारात्मकता को आना चाहिए, समाज में जागरूक होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कि क्यों ना हम एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें सरकार कोई योजना लाए और सभी लोग मिलकर उस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए जनता को प्रेरित करें, और उसकी जो नकारात्मक पक्ष है उसको बिल्कुल पूर्ण सच्चे मन से सरकार के सामने प्रकट किया जाए, सरकार उसको बदलाव करे। एक ऐसा समय आना चाहिए जिसमें पक्ष और विपक्ष ना रहे, जैसे विदेशों में होता है, डिबेट के माध्यम से जो सबसे बढ़िया व्यक्ति है वह नेता चुना जाए, जो सबसे बढ़िया कार्य करता है उसे सत्ता सौंपी जाए। ऐसा वातावरण आना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक इस प्रकार की डिबेट्स करने का कोई बहुत ज़्यादा सफल उद्देश्य नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पक्ष कुछ कहेगा, विपक्ष कुछ कहेगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भाई साहब ने कहा, वास्तव में ये प्रशंसनीय है कि कोरोना काल में जो जीविका प्रदान की गई गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य करने होंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है जनांक, ठीक है। और इस स्थिति में अगर हम उसको स्किल्ड कर ले जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट उसको स्किल्ड कर ले जाएगी, तो शायद ये अनाज देने की आवश्यकता न पड़े, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो अब सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ लोगों को स्किल्ड किया जाए कि ये राशन देने की नौबत ही ना आए, ठीक है। तो सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। बाकी जो सरकार कर रही है वो प्रशंसनीय है। कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, दोनों मेरिट्स डेमेरिट्स रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम लाभ ले सकते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा, तो हम उसको तैयार करें। अच्छी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगे। जब हमारे यहाँ स्किल्ड लोग नहीं हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं लेकिन मानव संसाधनों की कमी है। अगर कोई फॉरेन कंट्रीज से कंपनियां आती हैं तो उनको यहाँ स्किल्ड लोग चाहिए जो नहीं हैं।
कैसे आएंगी, नहीं आएंगे, देश कैसे डेवलप करेगा, नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट को की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो, हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले सकें। जी, मैं एक विषय थोड़ा सा और इसमें जोड़ना चाहूँगा, आपकी बात बहुत अच्छी है और इसीलिए सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है NEP 2020, जो पूरी तरह से रोजगार बेस एजुकेशन है, जिसमें कोई भी, अब आप ये बात को समझ लीजिए कि आप जो नई शिक्षा नीति है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें पंथ नहीं रह गया है कि आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, नो साइड हो गया है। आप हर विषय ले सकते हैं, आप उसमें आप अगर चाहें तो संगीत ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं और बढ़ईगिरी भी ले सकते हैं। तो सरकार क्लास 5th से शुरू करते हुए और हायर स्टडीज तक आपको अप्रेंटिस बेस एजुकेशन देने जा रही है। जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, हाँ, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें आप इफिशिएंट होंगे, आप स्वावलंबी बनेंगे और रोजगार जनरेटिंग सिस्टम होगा। ऐसे लिए नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमने बात जानी। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि भारत खेती किसानी के नाम से जाना जाता था। जो उसकी जो मेन जो उपज होती थी, जो पैदावार होती थी फसलों की, उससे भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता था और भारत हमेशा से आगे रहा है। और बात जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कास्टिज्म की बात कर रही हैं, चाहे वो रिलीजन की बात कर रही हैं, इन सब से परे हट करके एक काम ऐसा करना चाहिए कि देश आगे बढ़े, देश स्वतंत्रता की ओर बढ़े। और चूंकि हम पत्रकार हैं तो हर विषय पे बात करना उचित रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों का निष्कर्ष तब माना जाएगा जब देश खुशहाल होगा, जब देश हर एक अवसाद को, हर एक बुराई को एक्सेप्ट करके नई राह बनाएगा, नए रास्ते खोलेगा। ऐसे तमाम अपडेट के साथ मिलेंगे खबरीलाल पर। एक बार फिर मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।